हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएल हल के द्वारा दिए गए पुनर्बलन सिद्धांत पर। तो जो सीएल हल है वो एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया जिसमें उन्होंने एक चूहे पर प्रयोग किया था और ये सिद्धांत उन्होंने 1915 में दिया था। इनके द्वारा एक बुक लिखा गया था जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, एक बुक है वो इन्होंने लिखा था। तो देखते हैं कि इनके सिद्धांत को और किन नामों से जाना जाता है। तो इनके सिद्धांत को बोलते हैं अंतर्नोद का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, यथार्थ अधिगम का सिद्धांत, सतत अधिगम का सिद्धांत, जैविक आवश्यकता का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत और आवश्यकता ह्रास या फिर अवकलन का सिद्धांत। और इसको रेनफोर्समेंट थ्योरी भी कभी कभी लिख दिया जाता है। रेनफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन। तो देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो इसमें जो सिद्धांत है उसको स्किनर ने सभी सिद्धांतों में सर्वश्रेष्ठ कहा है। तो इसमें इसमें जो सीएल हल है उसने निम्न प्रकार से प्रयोग किया था। कुछ इस प्रकार से उन्होंने सेटअप किया था और यहाँ पे एक चूहे को रख दिया था, एक और भोजन रखा गया था और एक और पानी रखा गया था। तो उनका जो प्रयोग था कुछ इस प्रकार से था दोस्तों। तो उन्होंने क्या किया कि उनके द्वारा कहा गया कि अगर चूहे को भूख लगेगी तो वो भोजन की ओर आकर्षित होगा और अपना भूख शांत करेगा। अगर चूहे को प्यास लगेगी तो वो पानी की ओर जाएगा और अपना प्यास बुझाएगा। यानी कि जब इसको किसी चीज़ की आवश्यकता होगी, कमी होगी, तभी वह किसी चीज़ की ओर जाएगा, है ना। जब इसमें इसीलिए इसको क्या बोला है, आवश्यकता ह्रास का सिद्धांत भी बोला गया है। तो जब आवश्यकता में कमी होगी तो इसके द्वारा किसी भी प्रकार का क्या किया जाएगा, क्रिया किया जाएगा और क्रिया करने के पश्चात वह भोजन या पानी प्राप्त करेगा, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, अधिगम होगा। तो अगर इसके पास किसी चीज़ की कमी है तभी क्या होगा दोस्तों, अधिगम होगा। तो इसीलिए इसको आवश्यकता ह्रास का सिद्धांत भी बोला जाता है। और हमारा जो आवश्यकता है वो क्या है, जैविक है यानी कि भोजन ग्रहण करना, है ना। अगर हमें भूख लग रही है तो एक प्रकार की जैविक क्रिया है, तो ये इसीलिए इसको जैविक आवश्यकता का सिद्धांत भी बोला जाता है। तो जो भी हमारी नीड रहेगी वो क्या रहेगी, जैविक रहेगी। तो यहाँ पे प्रयोग में जैसे कि उन्होंने किया है कि एक चूहा है, तो चूहे की जो जैविक कमी क्या थी, या तो भोजन की कमी या तो पानी की कमी। तो इस प्रकार से इस सिद्धांत में उन्होंने प्रयोग किया था। और ये जो सिद्धांत है उसको यह सिद्धांत पाउला व थार्नडाइक के नियमों पर आधारित है दोस्तों। इस सिद्धांत में दो प्रकार के प्रबलन के बारे में बताया गया है। इसको प्रबलन का सिद्धांत भी बोला जाता है। इसीलिए प्राथमिक प्रबलन के रूप में भोजन है, जो भोजन है ना, वो भूख के चालक को क्या बनाता है, प्रबल बनाता है। यानी कि अगर हमको भूख लग रहा है और अगर भूख लग रहा है और हम किसी खाने को याद कर रहे हैं, पेस्ट्री, पिज़्ज़ा, इस टाइप के, तो वो हमारा जो भूख रहता है वो और प्रबल हो जाता है ना। तो ये क्या है, हमारा प्राथमिक प्रबलन है। और द्वितीयक प्रबलन के रूप में भूख उस समय तक शांत नहीं होता है जब तक भोजन न मिले, है ना। जब तक भोजन नहीं मिलता है तब तक हमारा भूख जो है वो शांत नहीं होता है। अतः भोजन करने से पहले जो भूख रूपी चालक रहता है वो एक बार फिर से प्रबल हो जाता है, जिसे द्वितीयक प्रबलन कहते हैं। देखो, पहला हमारा प्राथमिक प्रबलन क्या है, हमारा भोजन, यानी कि हमें भूख लग रहा है और हम भोजन को याद कर रहे हैं, तो हमारा जो भूख है वो प्रबल हो रहा है, वो हमारा पहला है, यानी कि भोजन हमारा प्राथमिक प्रबलन हुआ। सेकेंडरी में क्या होगा, हम जब तक हमको भोजन नहीं मिलता है ना, तब तक
हमारा भूख शांत नहीं होता है, तो वो जो भूख रहता है वो और अधिक प्रबल होने लगता है, वो हमारा क्या है, द्वितीयक प्रबलन है। तो इसका महत्व, शैक्षिक महत्व ये है दोस्तों कि इसका उपयोग हम बच्चों को प्रेरित करने में कर सकते हैं। प्रेरित कैसे किया जाता है, देखिए, अगर हम बच्चों को बोले हैं ना कि आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आपको इतना परसेंट लाना है, आपको डॉक्टर इंजीनियर बनना है, तो इस प्रकार से अगर बच्चा ये मोटिव रख के पढ़ेगा कि मुझे इंजीनियर बनना है ना, तो वो क्या होगा दोस्तों, प्रेरित होगा अपने लक्ष्य की ओर, है ना। और सेकंड है लक्ष्य या उद्देश्य स्पष्ट होने में। अगर बच्चे को ये पता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या आईएएस बनना है, तो उसी ओर क्या होगा, वो प्रबलित होगा, यानी कि उसी ओर क्या होगा, वो आकर्षित होगा, अट्रैक्ट होगा। तो इसलिए इससे जो बच्चा है उसका लक्ष्य और उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, स्पष्ट होता है। तो ये तो था हमारा सीएल हल के द्वारा दिए गया पुनर्बलन का सिद्धांत। अब बात करते हैं इसी में हम स्किनर के द्वारा दिए गए आर टाइप थ्योरी या फिर आर टाइप लर्निंग थ्योरी या इसी को हम आरएस थ्योरी भी कहते हैं। तो बीएफ स्किनर जो थे वो भी एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। वे अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और अमेरिका के जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय है वहाँ के प्रोफेसर थे। इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। बीएफ स्किनर थे, उन्होंने चूहे पर और कबूतर पर प्रयोग किया था। चूहे पर उन्होंने 1938 में और कबूतर पर 1943 में यह प्रयोग किया था। तो इनका जो सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, इसको निम्न नामों से जाना जाता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे आप देख ही रहे हैं, तो पहला है हमारा आर टाइप लर्निंग थ्योरी, दूसरा है हमारा आरएस थ्योरी, उसके बाद सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत या इसी को बोला जाता है अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत और नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। तो ये जो सिद्धांत है वो जो है वो थॉर्नडाइक के द्वारा जो प्रभाव का नियम दिया गया है उस सिद्धांत पर ये आधारित है। ये जो सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए अधिगम के प्रभाव के नियम जो है, अधिगम का जो नियम हम पढ़े हैं प्रीवियस वीडियो में, तो जो प्रभाव का नियम है उस पर आधारित है। उसके बाद है हमारा पुनर्बलन। इसमें जो सिद्धांत है ना, जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है उसमें पुनर्बलन पर सर्वाधिक महत्व है, यानी कि इसमें जो पुनर्बलन है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। इसको ऑपरेट कंडीशनल थ्योरी भी बोलते हैं। जो क्रिया प्रसूत है, क्रिया प्रसूत जो है वो क्या है, तो जीवों के द्वारा किया गया ऐच्छिक क्रिया होता है दोस्तों। पुनर्बलन का जो प्रयोग है वो स्किनर ने किया था और पुनर्बलन पर सिद्धांत किसने दिया है, सीएल हल ने, जिसको अभी हमने जस्ट पढ़ा है। तो देखते हैं इनके द्वारा प्रयोग कैसे किया गया था। तो इस प्रकार से एक बॉक्स था, है ना, एक बॉक्स था, इसमें इलेक्ट्रिक ग्रिड लगा हुआ था और इसमें यहाँ पे एक लाउड स्पीकर रखा गया था दोस्तों, और साथ ही साथ इसमें 2 लाइटें लगाई गई थी। और ये जो था वो हमारा लीवर था, है ना, ये जिसको हम रिस्पॉन्स लीवर बोलते हैं। और यहाँ पे खाना आने के लिए एक जगह था, है ना, जहाँ से फूड आता था, जिसको हम फूड डिस्पेंसर बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि ये लीवर दबता है तो यहाँ से ऐसे भोजन यहाँ पे आता है। तो ये जो बॉक्स था उसको क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष बोला जाता है, जिसको बाद में स्किनर के जो अनुयायी थे, है ना, या फिर उसके जो स्किनर के जो शिष्य थे उन्होंने इसको स्किनर बॉक्स के नाम दे दिया। तो इसमें जो चूहा होता है वो अनुक्रिया करता होता है और जो हमारा भोजन रहता है वो क्या रहता है, पुनर्बलन का कार्य करता है। तो देखिए यहाँ पे एक चूहा है, चूहा क्या करेगा दोस्तों, क्रिया करेगा। क्यों क्रिया करेगा, देखो अगर कोई भी चूहा है उसको बॉक्स में बंद करोगे तो वो चुपचाप थोड़ी रहेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ना। तो वो क्रिया करता है तो उसको क्या मिल जाता है, अचानक से उसका पैर लीवर में दबता है तो भोजन मिल जाता है। तब की स्थिति में वो क्या करेगा,
फिर से क्रिया करेगा, क्योंकि उसको पता चल गया है कि जब वो क्रिया करता है या किसी चीज़ को प्रेस करता है ना, भले उसको पता नहीं है लेकिन उसको ये पता लग जाता है कि कहीं ना कहीं दबने से मुझे भोजन मिल रहा है, तो फिर से क्रिया करने लगता है, फिर से भोजन मिलता है ना। तो जब पुनर्बलन होता है ना, तो पुनर्बलन दो प्रकार का होता है, एक तो पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। जैसे चूहा है वो अनुक्रिया करेगा और उसको भोजन मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि वो क्रिया को दोहराएगा, ठीक है। और अगर ये चूहा क्रिया करेगा और कहीं पे उसको चोट लग जाएगा या फिर लीवर पे ही कहीं पे चोट लग जाएगा उसको, तो उस स्थिति में वो क्या करेगा, क्रिया करना छोड़ देगा, यानी कि क्रिया में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा निगेटिव पुनर्बलन। ऐसा ही स्कूलों में भी होता है दोस्तों, जब हम बच्चों को किसी भी चीज़ में भाग लेने के लिए कहते हैं, है ना, तो अगर हम बच्चे को कि मान लीजिए वो खो कबड्डी में खेल रहा है ना, अब अगर उसको अच्छे से खेलने आ रहा है, थोड़ा भी खेलने आ रहा है, और उसको हम अगर प्रेरित करते हैं कि आपने बहुत अच्छा खेला, कोशिश कीजिए इस प्रकार से, तो वो क्या करेगा, एक्टिव हो जाएगा और अच्छे से उसको करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर हम उसको बोल देंगे तुझे तो खेलने ही नहीं आता है, तो ये वो इस तरीके से, तो उसके माइंड में निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो वही यहाँ पे बोला गया है ना। तो इसका शिक्षा में क्या महत्व है वो देखते हैं। तो शिक्षा में महत्व, इसका प्रयोग बालकों को शब्द भंडार में वृद्धि के लिए मदद करेगा। तो किस प्रकार से मतलब बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि के लिए ये मदद कर सकते हैं दोस्तों। तो इसमें होता ये है कि जैसे हम बच्चों को है ना नए नए चीज़ देते जाएंगे, तो वो जो नया नया चीज़ है उसको वो क्या करते जाएगा, अपने जो माइंड है ना, मस्तिष्क है, उसमें स्टोर करते जाएगा। तो इस प्रकार से उसको जो शब्द भंडार है उसमें वृद्धि होगी। स्किनर का मत है, जब भी कार्य में सफलता मिलती है तो संतोष क्रिया को बल प्रदान करता है। यानी कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं है ना, तो हमें सफलता मिलती है। जो सफलता मिलती है उससे हमें क्या मिलता है दोस्तों, संतोष। हाँ, मैंने ये कार्य किया, मुझे सफलता मिली, तो हम क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, हमें संतोष मिल जाता है। तो जो संतोष होता है वही हमारे जो क्रिया होता है उसको बल प्रदान करता है, ये स्किनर का कहना है। इस सिद्धांत के द्वारा सीखे जाने वाले व्यवहार को स्वरूप मिलता है। देखो, इस सिद्धांत के थ्रू हम जो भी चीज़ सीखते हैं उसको क्या मिलता है दोस्तों, स्वरूप मिलता है, ठीक है। स्किनर के द्वारा कुछ बुक लिखे गए हैं जिसको हम देखते हैं। तो पहला है साइंस इज ह्यूमन बिहेवियर, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये दोनों बुक किसके द्वारा लिखा गया है, स्किनर के द्वारा लिखा गया है। तो व्यवहारवादी के जो सिद्धांत है उसको हमने पढ़ रहा था, हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसमें एक बच जाते हैं हमारे गुथरी, है ना, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि उनका क्या सिद्धांत था। तो जो गुथरी थे वो भी एक व्यवहारवादी थे और वे अमेरिका के निवासी थे। उन्होंने अधिगम का समीपता का सिद्धांत दिया था। इसके सिद्धांत को निम्न नामों से जाना जाता है: प्रतिस्थापन का सिद्धांत, एकल प्रयास अधिगम और उद्दीपक अनुक्रिया साहचर्य सिद्धांत, या फिर क्रमिक अधिगम स्तर या फिर श्रृंखला अधिगम स्तर के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो गुथरी है उन्होंने अपने एक सहयोगी के साथ मिलकर, जिनका नाम था हर्टन, उन्होंने बिल्ली एवं खरगोश पर प्रयोग किया था, इसलिए इनके प्रयोग को गुथरी हार्टन का प्रयोग भी कहते हैं। गुथरी ने अपने फ्रेंड हार्टन के साथ मिलकर किया, इसीलिए, है ना। तो इसमें होता ये है कि एक ऐसा पाथ रहता है जो मतलब गोले की तरह है ना, घिरा हुआ रहता है, और इसमें 4-5 रास्ते होते हैं, है ना। तो कुछ रास्ते बड़े होते हैं, कुछ रास्ते छोटे होते हैं। तो इसमें होता ये है कि जो बिल्ली होती है ना, बिल्ली होती है उसको इस प्रकार से बीच में रखा जाता है। जब गोली की आवाज़ सुनाई देती है बिल्ली को, तो वो क्या करता है, क्रिया करने लगता है ना। अचानक से जब आवाज़ सुनाई देता है वो क्रिया करने लगता है, और इस क्रिया के दौरान वो सबसे छोटे रास्ते को चुनता है और इस छोटे रास्ते से जाकर अपने जान को सुरक्षित करने का प्रयास करता है, ठीक। तो ये जो बिल्ली है वो जैसे ही आवाज़ सुनता है गोली का, तो वो इस सबसे छोटे रास्ते का सिलेक्शन करता है और अपना
जान बचाने की कोशिश करता है, इसीलिए इसको समीपता का सिद्धांत भी कहते हैं दोस्तों, है ना। समीपता का सिद्धांत यानी कि ये सबसे छोटे रास्ते को सेलेक्ट किया, इसीलिए एक ऐसा पाथ है, वहाँ पे बिल्ली है ना, और वो गोली की आवाज़ सुन के यहाँ पे आता है। जैसे कि मान लीजिए, है ना, आप कहीं पे गए हुए हैं और वहाँ पे गोलीबारी हो रही है, इत्यादि हो रही है, तो आप क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी अपने आप को सुरक्षित करने की कोशिश करेंगे। तो वही गुथरी के इस प्रयोग में हुआ है। तो इसमें प्रतिक्रिया क्या थी, तो गोली की आवाज़ सुनकर बिल्ली डर जाती है और सुरक्षित रहने के लिए भागने का प्रयास करती है। भागने के प्रयास में वह सबसे छोटे रास्ते का चुनाव करती है ताकि जल्दी से वह सुरक्षित जगह पहुंचे। इसका निष्कर्ष ये निकलता है दोस्तों कि गोली की आवाज़ सुनकर जान बचाने के लिए भागना अर्थात एक ही बार में सीख जाना। तो इस देखिए, जैसे ही वो अचानक से गोली की आवाज़ सुनता है और भागने की कोशिश करता है अपनी जान बचाने के लिए, इसीलिए इसको बोलते हैं एकल प्रयास अधिगम। सबसे नज़दीक रास्ता चुनना, इसीलिए इसको बोलते हैं समीपता का सिद्धांत। और बिना किसी पुनर्बलन के सीखना, यह उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। देखो, कोई भी प्रकार का इसको पुनर्बलन नहीं दिया गया है, सडनली एक गोली का आवाज़ सुनाई दिया और वो क्या किया है, अनुक्रिया किया है, इसलिए इसको बोलते हैं उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। दोस्तों, इसमें कुछ नोट है कि जो गुथरी है ना, गुथरी एकमात्र ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने अधिगम में पुरस्कार या पुनर्बलन को प्राथमिकता नहीं दी। उन्होंने कहा कि पुनर्बलन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि पुनर्बलन ना भूलने के लिए दिया जाना चाहिए, ना कि सीखने के लिए। इनका कहना था कि अगर हम कुछ सीख रहे हैं तो उसके लिए पुनर्बलन की आवश्यकता नहीं होती है। हम जो चीज़ सीखे हैं उसको हमेशा याद रखने के लिए पुनर्बलन की आवश्यकता होती है, ऐसा गुथरी जी का कहना है। और इन्होंने एक ही बार में अधिगम, मतलब इन्होंने जो कहा है कि अचानक से बिल्ली क्या करता है, अपने आप को सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं, यानी कि एकल प्रयास का अधिगम दिया जी इन्होंने। इसीलिए इन्होंने प्रयास और त्रुटि के नियम को गलत माना है। प्रयास और त्रुटि का नियम किसने दिया था, थार्नडाइक ने। तो उसमें क्या होता है, बार बार प्रयास किया जाता है, तो इनके द्वारा इस नियम को गलत सिद्ध किया गया था। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में गुथरी, क्लार्क हल, स्किनर तीनों के सिद्धांत को देखा है। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सिद्धांत के साथ।